पॉलिसी बनाई जाए, सरप्राइजेस ना हो मुख्तलिफ इदारों के। पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ सिंध की जमात है और वो भी सिंध में कराची का जो स्टेक है वो भी उनके पास अब इतना ज़्यादा नहीं रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और थोड़ी देर और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़। थोड़ी देर के बाद हमें लंदन से मीर इकराम भी ज्वाइन करेंगे और आज जो स्टोरीज़ हम डिस्कस करेंगे उनमें से सबसे पहले तो जो आज इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का और एक नेशनल एक पॉलिसी बनाई गई, सिक्योरिटी पॉलिसी। और ये जो प्रेस रिलीज आया उसमें ये कहा गया कि ये पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ है। तो एक सवाल है कि अगर आज बनी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो पिछले 70 साल क्या हम किसी पॉलिसी के बग़ैर ही थे? और फिर ये वज़ीर आज़म साहब की जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, इसको भी 3.5 साल हो गए। तो बहुत जल्द ये इन्होंने फ़ैसला किया है कि हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। क्या इसका मकसद है? क्या हमें हासिल होगा और क्या अब माजी की निस्बत फ़र्क पड़ेगा? ये हम ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब से पूछेंगे। इसके अलावा आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत भी है, तो शिराज़ पठान हमारे साथ होंगे। लाड़काना में आज जलसा था, बड़ा जलसा था, उसमें बिलावल ने भी ख़िताब किया, आसिफ ज़रदारी साहब भी वहाँ पर पहुँचे। क्या वहाँ पर माहौल था, क्या सेंटीमेंट था, पीपल्स पार्टी के हवाले से लोग क्या सोचते हैं, सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है? इंतहाई गुर्बत की ख़बरें आती हैं, बुरे हालात की ख़बरें, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है। तो ये क्या मिथ है? इस पर शिराज़ पठान से बात करेंगे। और फिर लंदन में मीर इकराम साहब हमारे साथ होंगे, जो वहाँ पर मामला है एफिडेविट का राना शमीम साहब के, उसके हवाले से बड़ी ख़बरें आई हैं। और फिर आज एक और लेटर भी आया है जो जस्टिस ज़हीर जमाली साहब का लेटर है, जो बतौर चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट उन्होंने उनके हवाले से लिखा था कि जनाब ये तो इन्होंने अपनी उम्र छुपाई है और ये अहल ही नहीं थे सिंध हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। तो उन्हीं का एक एफिडेविट है। फिर वहाँ पर भी मीर इकराम से पूछेंगे जो मामला हुआ जिसमें बताया जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब की मौजूदगी में उन्होंने ये एफिडेविट दिया और नोटरी भी वहाँ पर आया। फिर उसके बाद मीर इकराम जब गए लंदन वहाँ पर एवंस फील्ड के सामने, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के, उन्होंने बोल के नुमाइंदे के साथ उसको धमकाया भी, उनको गालियाँ भी दी, उनको पुश भी किया। तो क्या है ये सब? और फिर क्या वापस जो आने की बात हो रही है वो क्या हकीकत है? और कौन से ख़ानदान के ऐसे लोग हैं उस शरीफ ख़ानदान के जिनको पहले लंदन से वापस भेजा गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि डील वील कोई नहीं है, और क्योंकि वहाँ से अब इमिग्रेशन की अपीलें रिजेक्ट होनी है तो इन्होंने आना है, तो एक माहौल बना रहे हैं यार लोग कि जनाब बस डील हो गई है और आते ही कुछ होने वाला है। तो ये मीर इकराम से सब पूछेंगे। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब की तरफ चलता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन किया। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आज इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत शरीक थी, उसके बाद ये एक इलामिया जो आया उसमें कहा गया कि फ़र्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की, उसकी मंजूरी दी गई है। कल ये काबीना में अब जाएगी मंजूरी के लिए। अभी बताया तो नहीं गया कि क्या है, उसके खदोखाल क्या है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पहली पॉलिसी बनाई है हमने नेशनल सिक्योरिटी पिछले 70-72 साल जो हैं, क्या हमारा मुल्क किसी भी नेशनल प्लान, सिक्योरिटी प्लान के बगैर चलता रहा है? देखिए समी साहब, एक्चुअली ये ज़ाहिर है कि इट वाज ओवरड्यू, और मैंने नेशनल डिफेंस कोर्स किया था 2001-2002 में। तो हर दफ़ा हमारे कोर्सेज और आर्मी की तरफ से नेशनल डिफेंस पॉलिसी बना दी जाती है, उसको डिस्कस किया जाता है, वो फिर हुकूमत के जो फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी जाती है। अब डिपेंड ये करता है, एक्चुअली इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इसमें तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर्स होते हैं, जिसमें आप फाइनेंस भी ले लें, आप इसमें डिफेंस भी लें, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी लें, इंटीरियर भी लें। एवरीबडी हैज़ टू मेक देयर ओन पॉलिसी एंड देन ये सारी मिला के बिकम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स भी होते हैं और आपके इंटरनल अफेयर्स भी होते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी भी है और फॉरेन पॉलिसी भी है। तो ये एक बहुत ही अहम है और ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसको सामने रख के, इसके पैरामीटर रह के, विद इन द बाउंड्स आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप अपनी पॉलिसी बनाते हैं।
नेशनल, क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पे जो हालात हैं, आई थिंक पहले तो चलता रहा कि नाउ दे रियलाइज कि प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर इस वक्त एक कोहेसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम इस दफ़ा ये एक ड्राफ्ट बन के आज आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अप्रूव किया और अब ये कैबिनेट पर जाएगी अप्रूवल के लिए। आई थिंक इट माइट, मुझे नहीं मालूम कि ये डिस्कस पार्लियामेंट में करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी इसलिए कि हर एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए कि उन्होंने आगे क्या करना है, कैसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को परसू करना है विद इन द बाउंड्स ऑफ अप टू मिनिस्ट्री के लिमिट्स पर रहते हुए। और यही एक बहुत अहम बात है जो आज हुई है। ये एक माइलस्टोन है। 7 डेकेड्स के बाद आज एटलीस्ट हमने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी, सीइंग अफगानिस्तान सिचुएशन, इंडिया की सिचुएशन, डोमेस्टिक जो आपके इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट की है प्रेशर, वो उसको भी लेकर चले होंगे, साथ टीटीपी को भी देखा होगा, और साथ ही साथ फॉरेन एलिमेंट जिसमें आप अमेरिका है, नेटो है, यूनाइटेड नेशन है, हमारे रीजन के नए ब्लॉक्स के जो ममालिक जिसमें ईरान है, रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, टर्की है, फिर उसके बाद इस्लामिक ममालिक, दे मस्ट हैव कंसिडर ऑल थिंग इनकम्पस करके दे मस्ट हैव फॉर्मुलेटेड दिस पॉलिसी। तो वी शुड वेलकम एंड लेट्स होप कि इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल भी होता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, माजी में तो ये डिमांड रही है हमारे जो फोर्सेस के सरबराह हैं, मसलन जनरल जहांगीर करामत साहब का जो रेजिग्नेशन लिया था नवाज शरीफ साहब ने, वो करामत साहब का ये कहना था कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको डिस्कस किया जाना चाहिए। इस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो सिविलियन जो लीडरशिप है और वो जो एक सिविलियन लीड रोल है उस पर एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ होगा, तो वो मामला हुआ। फिर मुशर्रफ साहब ने भी एक आइनी बॉडी बनाई इस तरह की, लेकिन जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी तो उसमें गालबन उसको नज़रअंदाज किया गया। अब ये एक ऑर्डिनेंस के तहत बनी हुई है नेशनल जो कमेटी है, इसको कोई आइनी वो नहीं है तहफ़्फ़ुज़ हासिल। बुनियादी तौर पर मैं चाहूँगा कि आप इस पर अगर कमेंट करें कि हमारी फोर्सेस हमेशा से ये कहती रही हैं, और इसमें एक मिसाल जो दी जाती है वो ये थी कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जब जेनेवा अकॉर्ड हुआ था तो ज़ैन नूरानी साहब ने, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की फोर्सेस और ज़ियाउल हक साहब नहीं चाहते थे कि इस अंदाज़ में वहाँ पर दस्तखत किए जाएं, लेकिन मोहम्मद खान जुनैजो साहब जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने ज़ैन नूरानी साहब को भेजा और वो सिग्नेचर कर दिए। तो बुनियादी तौर पर ये जो कमेटी या काउंसिल है, इसका मकसद ये है कि जो सिक्योरिटी के इदारे या जो रेलिवेंट इदारे हैं उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको मद्देनज़र रखा जाए, जैसा आप बयान फरमा रहे थे, और फिर उसके बाद पॉलिसी बनाई जाए, सरप्राइजेज ना हो मुख्तलिफ इदारों के। दिस इज़ व्हाट यू मीन? देखें समीर साहब, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है और ये इसको मिसकंसेप्शन है कि हम इसको दूसरी साइड भी शायद फ़ौज का इस पर कंट्रोल आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड दिस कमेटी, उसके बाद आपके तीनों मुसल्लह अफवाज एग्रीड, देन आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, और आई वुड से कि इस जब सही बनाएं तो उसमें आपके चीफ मिनिस्टर भी होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट फोरम वेयर द नेशनल इशूज आर डिस्कस्ड एंड पॉलिसी फॉर्मुलेटेड। इसके अंदर जब होता ही है कि जिस तरह एक गवर्नमेंट आई है, हमें पता है कि हमारी पोलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है, और वहाँ पर जाके सर्टन डिसीजन हो जाते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होते हैं। सो जब ये सारी बॉडी बैठती है, इट हैज़ द इंक्लूसिव पॉलिसी डिसीजन ऑफ एवरीबडी गिव्स इनपुट, बल्कि उससे पहले तमाम आपके इदारों से उनके रिकमेंडेशन ले ली जाती हैं, फिर उसके बाद उसको फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं, एंड देन यू रीच टू सर्टेन कंक्लूजन्स जहाँ पर आप फाइनल इसको कर लेते हैं। अब आपने अगर जितने इंपॉर्टेंट इशू जैसे कश्मीर है या अफगानिस्तान है या अमेरिका है या गिविंग ऑफ बेसिस है, जो भी चीज़ हम डिस्कस करते हैं, डोंट यू थिंक कि अगर इस सिक्योरिटी के सामने ये थ्रेशोल्ड होकर निकले थर्ड बेयर तरीके से, नथिंग इज लेफ्ट ओवर, all loopholes are covered and see plus minus point and then you decide. I think it will be much better। और ये हमारे खास मुल्क के लिए जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के हैजर्ड्स बहुत हैं, इधर इंडिया बैठा हुआ है, उधर आपके सामने जो है वेस्ट में पहले रशियन होते थे, फिर अमेरिकन आके बैठ गए, उनके अपने डिज़ाइन थे, तो कहीं ना कहीं सबकी इनपुट होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में
वैसे भी जब भी कोई चीज़ होती है तो डिफेंस भी अपनी रिकमेंडेशन देता है। अगर कहीं विजिट भी हमारे किसी प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की होती है और उसमें अगर वो फॉरेन मिनिस्ट्री मांगती है, एवरीबडी गिव्स इनपुट विद इन द ओन अपने अदारे के मामले में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऑनेस्टली टेक्नोक्रेट और साथ ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये कमेटी है, ये बहुत सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जो कि मुल्क के इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले और जिसमें सबका इनपुट होना चाहिए। ये नहीं कि फौज तो अपना डिसीजन, लेकिन पॉलिसी फाइनलाइजेशन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही इज सिटिंग देयर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिटिंग देयर, फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। सब जब बैठे हुए हैं तो फिर व्हाट इज द इशू? अगर आप इसको अकेले करके कर लेते हैं और ऐसी डिसीजंस कर लेते हैं जो फिर मुल्की मफादात के खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से फिर एक दफ़ा प्रॉब्लम नहीं शुरू हो जाती है। और इसको ख़ास तौर पे हमारे दुश्मन जो हैं वो इसको लेके ज़्यादा चल देंगे, इसमें नहीं हो, क्योंकि जिसने भी वो चाहते हैं कि इसमें लोग अपनी मर्जी के डिसीजन करा लें, यहाँ पर कोई अपना डिसीजन मुसल्लत नहीं कर सकता। एवरीबडी इज सिटिंग, all responsible head of institutions and then of course chief executive of the country। तो I think ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये नहायत ज़रूरी है। I strongly feel कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है ये। तो अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक एक स्टेप अच्छा है, इसको आगे लेके ज़रूर चलना चाहिए। अगर मैंने जो आपकी बात सुनी है, अगर उसके बाद मैं ये कहूँ कि आज जो एक ये इस मुल्क में स्ट्रगल रही है कि सिविलियन लीडरशिप के पास लीड रोल होना चाहिए, तो एक कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी जिसमें तमाम इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज शामिल हैं, उसकी वहाँ पर जो सिफारिशात हैं उस पर मुरतब शुदा एक पॉलिसी बनी और उसके बाद अब काबीना उसको अप्रूव करेगी। तो गोया ये बात हम कह सकते हैं कि जो सिविलियन लीड रोल की बात की जा रही थी, आज वो पाकिस्तान ने उसको अचीव किया है। 100% नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिमेन द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दैट पार्टी, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि सिविलियन होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी पार्टी का होता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत। यहाँ पर सिर्फ सारे मिलके लीडर ऑपोजिशन सिटिंग, चारों प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर सिटिंग, उसके बाद आपके जो मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं। सो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होगा जो एक की मर्जी का हो। यहाँ पर आप सोचेंगे कितनी अच्छी फाइनेंस वाला अपनी बात करेगा, इंटीरियर जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज़ की बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल इश्यूज़ की बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि हर बात में आपको फाइनेंशियल इनपुट चाहिए तो ही सिटिंग ओवर देयर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद बैठे हुए हैं। मुसल्लह अफवाज अपनी रिकमेंडेशन देंगे, थिंकिंग जो उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं। तो जब ओवरऑल हम बात करते हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। अब लेट्स सी कि ये, और दे आई हर्ड कि ये पब्लिक भी की जाएगी, तो और अच्छा है, इसको देखा जाएगा कि क्या डिसीजन हुआ है जो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में होगा। थिंकिंग कि इस वक्त इंडिया से क्या थ्रेट परसेप्शन है, अफगानिस्तान से क्या है, अमेरिका की क्या थिंकिंग है। इसमें ब्रिगेड साहब ये बात आपकी सही है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक इसमें तस्हीह करना चाहता हूँ। आप फरमा रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन जो मैं लिस्ट देख रहा था, फॉरगिव मी अगर मैंने उसमें कोई मिस किया, मुझे इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन तो नज़र नहीं आए इस कौमी सलामती कमेटी में। ये तो इसमें कमेटी में नहीं है जी, कमेटी में नहीं है, लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अगर बनाई जाए, जो प्रपोज की गई है, अगर जो की जाती रही है, बिल्कुल उसमें तो जरूर वो होना चाहिए। और क्या जितनी भी सिफारिशात हैं, क्या इन्हें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करना चाहिए, ताकि लोग भी जान सकें कि आखिर क्या पॉलिसीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं, ताकि कल को ये जो बात आती है कि ये जो पॉलिसी थी ये कंट्रोवर्शियल है और इसके पीछे जो है वो इदारे हैं, इससे भी ये जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी। देखें अलीना, ये आई डू एग्री विद यू, और इसमें ये देखना है कि कौन सी सेंसिटिव इश्यूज हैं विच मीन्स नेशनल इंटरेस्ट, वो आपकी वहाँ डिस्कस हो जाए। बट जनरली पॉलिसी थिंग जो है, देयर इज नो हार्म कि वो आए, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इज असेंबली, और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की मेजॉरिटी से जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट आता है, ही रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको असेंबली में नहीं लानी होती हैं। हुकूमत को एक मैंडेट अब आपने दिया होता है, अवाम के नुमाइंदे उनको चुन के लाते हैं कि वो मुल्क के वसी तरह इत्तेहाद में
और अवाम की बेहतरी के लिए कुछ फैसले करें जिसको उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजाज़त देती है अवाम की, क्योंकि वो नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा वी मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जो हमारे ज़ाहिर है हमारी एक पॉलिसी के हवाले से ही है। आज बयान है कि तालिबान ने जो काम किया है वो उससे पाकिस्तान को ख़तरा लाक हो गया, जो उन्होंने ख़वातीन के हवाले से जो गुफ्तगू की है, और एक बड़ा ग्रिम सा सिनेरियो पेंट किया गया है। मैं चाह रहा था कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए समीदा, मैं आई एम ऑफ द वेरी क्लियर ओपिनियन कि वी हैव डन अ लॉट फॉर तालिबान आउट ऑफ द वे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमारा इंटरेस्ट भी है कि अगर अफगानिस्तान पुरअमन नहीं है तो पाकिस्तान पुरअमन नहीं है, अगर अफगानिस्तान में अमन है तो पाकिस्तान में अमन है। एक तो ये बड़ी क्लियर बात है। इसके लिए वी आर डूइंग ऑल, बिकॉज वी नो कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारा सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी राइट अप टू गवादर। इंडिया का रोल कम हो जाएगा, इंडिया को रॉक जो टीपीपी को सपोर्ट करती है वो नहीं होगा, उनके फंडिंग नहीं होगी, वेपन नहीं होगा, एमुनिशन नहीं होगा, तो वो वीक हो जाएगी, हमें वो आसान नहीं होगा। और अगर बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा सीपेक मनसूबा कामयाब होगा। चाइना जो है बोल्ट रोड इनिशिएटिव जो वो अपना कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान में अमन हो जाए, जिसके लिए पाकिस्तान इतनी कोशिश करे। लेकिन नाउ इज़ द टाइम व्हेन अफगान गवर्नमेंट इज़ अनस्टेबल, दे वांट पाकिस्तान सपोर्ट। पाकिस्तान इज डूइंग आउट ऑफ द वे, जाके अमेरिका को नाराज़ करके भी वो समझ रहे कि हमने तालिबान को बड़ा सपोर्ट किया और इसकी वजह से वो बातें नाराज़ हैं, वो भी हमने सब कर लिया। सो नाउ इज द टाइम पाकिस्तान शुड पुट वन डिमांड सिर्फ कि टेल टीटीपी टू किक आउट फ्रॉम देयर, डोंट स्टॉप देम। तो आपने वादा किया है आपकी सरजमीन किसी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, so let the TTP push towards Pakistan and we are there to sort them out, or else they should negotiate on our terms, and our terms are accept पाकिस्तान का आइन और कानून, हथियार डालें, जो हिनेस क्राइम में लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको उनकी उससे सज़ा भी मिलेगी, और हम अपने APS के जो पेरेंट्स हैं और कुछ लोग जिनकी बहुत नुकसान हुए हैं उनसे भी हम मुशावरत करेंगे। जब आप अभी हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, तालिबान कमज़ोर हुए हैं, ये टाइम है जब उनको अपनी मर्जी के फैसले करने के। तो आई थिंक ये तालिबान से हमें अब करना चाहिए। कल तालिबान को जब वो इकोनॉमिक एड भी मिल गई, वो स्टेबल भी हो गए, उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी बना दी, देन दे विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स अल-कायदा और ये दाइश की तरफ, देन दे मे नॉट बी दैट मच अटेंटिव टू पाकिस्तान। सो नाउ इज द टाइम वी मस्ट टेल देम इन वेरी क्लियर टर्म कि वी नीड समथिंग इन रिटर्न। लेकिन हम इस वक्त तो ये बात नहीं कर रहे उनसे। हम तालिबान के कहने पर TTP से तो हमने मुज़ाकरात जारी रखे और अब उनमें कोई तातुल आया, लेकिन हम तो ये जो वेस्टर्न ममालिक जो कह रहे हैं ख़वातीन की तालीम के हवाले से या उनकी जो कल्चरल चीज़ें हैं जिसको वो कह रहे हैं कि इसको आप इनको तब्दील करें, TTP के हवाले से तो हमने अभी तक कुछ नहीं कहा था उनको तालिबान। आई थिंक मे बी समीर साहब ये कहीं हो सकता है कि आई एम श्योर कि ये इतना ज़्यादा पब्लिकली नहीं करेंगे, ज़रूर कर रहे होंगे, दिस इज़ व्हाट आई एप्रीहेंड। ठीक है कि हम अमेरिकन की जो बात जो, और अमेरिकन को देखें, बात ये है अमेरिकन डोंट वांट स्टेबल अफगानिस्तान, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अफगानिस्तान से अमेरिकन खुशी से नहीं गए हैं, दे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, दे हैव गॉट क्रशिंग डिफीट। वो अफगानिस्तान से कभी भी नहीं जाना चाहते, वो अभी भी अफगानिस्तान नहीं छोड़ेंगे। यू थिंक इतना 20 साल वो स्पेंड करके $1 ट्रिलियन खर्च करके अंडरग्राउंड बेसिस रख के वो अफगानिस्तान को चाइना, रशिया, पाकिस्तान के लिए छोड़ देंगे? नेवर। सो वो अभी भी उनमें स्पॉयलर्स वहाँ पर हैं, अभी भी उनके इंटरेस्ट वहाँ पर है। वो जिस फोर्स करें इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाओ, ज़रूर चाहते हैं उनके कुछ अपनी मर्जी के नुमाइंदगी आ जाएँ, जो उनकी मर्जी के फैसले कराएं तालिबान से, उनको कन्विंस करें। साथ ही साथ जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं वो भी, प्रॉब्लम ये है कि 2 डिवाइड हुए हुए हैं, नॉर्दर्न अलायंस प्लस रशिया प्लस ईरान, दे आर ऑन वन साइड, तालिबान साउथ में, पश्तून्स, पाकिस्तान, चाइना, 1 or 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक वन साइड पर है। दे हैव टू सिट इन इस ब्लॉक के अंदर, फाइंड आउट अ सोल्यूशन, ये रस्साकशी ख़त्म करें। ठीक है, तालिबान को चाहिए कि नॉर्दर्न अलायंस से लड़ाई बहुत हुई है, उनके जंग भी इतराज़ भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंटेशन दें, जो कुछ फेस सेविंग के लिए दे दें, औरतों को भी नुमाइंदगी दे दें, ताकि कम से कम ये बहाना ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ आप मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं तालिबान को, वो अल-कायदा को मार दें, दाइश को ख़त्म कर दें, कैसे करेंगे? पहले आप उनको इकोनॉमिकली स्टेबल करें, उनका पैसा रिलीज़ करें, स्टेबल गवर्नमेंट बनाएं,
स्टेबल होंगे, अफगानिस्तान में ग्रिप होगी, तो फिर वो लेडीज़ को भी लेकर आएंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बनाएंगे, अलकायदा को भी सॉर्ट आउट करेंगे, दाइश खरास्तान ग्रुप को भी मारेंगे, और डिफरेंट जो ईस्टर्न तुर्किस्तान की मूवमेंट्स हैं जो चाइना के खिलाफ होती हैं वो भी ख़त्म करेंगे। जब वो खुद ही स्टेबल नहीं है, दे डोंट हैव अ कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, तो व्हाट विल डू? तो अंडरस्टैंड व्हाट अमेरिकन वांट। अमेरिकन वांट्स अपनी मर्जी की किसी न किसी तरीके से हुकूमत ले आएँ और फिर दोबारा अपना होल्ड वहाँ पर स्टार्ट करना शुरू कर दें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर उठता है, बहुत सारे जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे मेरी भी बात होती रही है, सियासतदानों की भी बात होती है, टीटीपी को हैंडल करने के हवाले से जो हमारा इम्प्रेशन है कि शायद वैसे तो सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है वो सेम पेज पे ही है, इस पर भी डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे वो सेम पेज पे ही आएंगे, लेकिन जो तरीक़ाकार है या जिस अंदाज में मामलात को ले जाया जा रहा है कुछ थोड़ा एक डिफरेंस नज़र आता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है टीटीपी से, जबकि जो सर्विसेज के लोग हैं वो उनका ये ख्याल है कि जो मुज़ाकरात हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होते हैं, तो इस वक्त उनके साथ जो गुफ्तगू है वो शायद मुनासिब नहीं। जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल क्लियरली बताना चाहिए अफ़गान गवर्नमेंट को कि उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, दे शुड बी किक्ड आउट। सो डू यू एग्री विद दिस कि थोड़ा एक हैंडलिंग में या सोच में थोड़ा फ़र्क है? देखें, लेट मी टेल यू, आर्मी इज़ टोटली रेडी टू सॉर्ट देम आउट। वन थिंग वेरी क्लियर, 4-5 हज़ार लोग रह गए हैं, इतना उनको हमने ख़त्म किया है। अगर तालिबान से ज़रा सी भी वो उनको पुश करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान आएंगे, फ़ौज तैयार बैठी है, यू विल सॉर्ट देम आउट। बट द पॉइंट इज़ ये ठुक ठाक चलती रहेगी, देयर विल नेवर बी अनएंडिंग वॉर। आप अमेरिकन ने देखें, तालिबान से हाथ मिला लिए, कितना नुकसान हुआ। इसी तरीके से आप और जितनी मर्जी श्रीलंका की बात कर लें और डिफरेंट ममालिक में कर लें, अल्टीमेटली यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल, ठीक है। तो इसलिए इस वक्त हम मजबूत हैं, हमने तालिबान फंसे हुए हैं, वो वहाँ से उनको तालिबान का प्रेशर है, कहाँ जाएंगे? ना उनको इकनॉमिक एड मिल रही है इंडिया की तरफ से, ना CIA की तरफ से, ना उनके पास उनको वो सपोर्ट है वेपन एमुनिशन की, टारगेट रिकॉग्निशन की, स्पॉयलर्स बैट बिल्कुल हैं वहाँ पर, थोड़ी बात है। तो इस वक्त तहरीक तालिबान कमज़ोर है, पाकिस्तान तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक, हमें सिर्फ तालिबान को पुश करना है। तो दिस बट इज़ माई परसेप्शन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। अमेरिका ने तो एग्जेम्पशंस देखे ना, वो वैसे पाबंदियाँ लगाई हुई हैं पूरी दुनिया पर, लेकिन अपने कानून में तब्दीली करके अपने आप को एग्जेम्पशन दे के अब वो हकानी नेटवर्क से बात कर रहे हैं सारी। इसका फॉलो आउट क्या होगा फ्यूचर पर? बाकी पूरी दुनिया को रोका उन्होंने, लेकिन खुद वो इसी सेटअप में उनसे बात कर रहे हैं। देखें, अफसोस की बात यह है, द माइट इज़ राइट। यूनाइटेड नेशंस, पहले एक अरब लीग बनाई गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि जी नए लड़ाई झगड़े 9 मुल्कों में फेल हो गई, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, नुकसान हुआ, एटम बम मारे गए, फिर आपने नेशन बना ली। आपकी आज़ादारी किसकी है? अमेरिकन की, नेटो के 2-3 ममालिक की, और ख़ासतौर पर 5 ममालिक की। तो वो अपने मर्जी के फैसले करते हैं, उनको पूछने वाला नहीं। ये कोई है, कौन सा कानून है जिस मुल्क में जब चाहें जाके अटैक कर लें कि जी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए वी कैन गो एनीवेयर, देन एवरीबडी हैव अ राइट टू गो। पाकिस्तान राइट टू गो टू कश्मीर एंड सपोर्ट इंडियंस, ये कश्मीरियों के लिए जिस तरीके से दोनों बर्बरियत हो रहा है, ये जिनेवा में राइट है कि आप अगर अपने आपके मुल्क पे कब्जा कर ले तो आप खड़े हो जाएं, आज़ादी के लिए लड़ाई करें, और जिस मुल्क से आप मदद मांगे वो मुल्क भी आपको लीगली सपोर्ट कर सकता है। इंडिया ने क्या किया था बांग्लादेश में, हमें सबको मालूम है। तो इसलिए ये कानून सिर्फ इनके अपने ममालिक के लिए। पाकिस्तान में हमने टेररिस्ट को, APS के लोगों को फांसी दी तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई, बड़ा जुल्म हो रहा है जी, पाकिस्तान में फांसी दे रहे हैं, ये करें। बांग्लादेश में 90 साल के जमात इस्लामी के लोगों को, इतने बारिश लोगों को उन्होंने फांसी दी, कोई बोला? व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर? नोबडी स्पीक आउट। व्हाट अभी उनको ह्यूमन राइट्स नजर हैं अफगानिस्तान में, औरतों की बात, हर एक का अपना कल्चर है। आपको सऊदी अरब है, दूसरे ममालिक के, वहाँ तो कुछ नजर नहीं आता। तो आई थिंक ये डुअल पर्सनालिटी, ये जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है ना, ये हमें सबको मालूम है व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाट दे आर डूइंग इट। इट्स ओनली देयर पर्सनल इंटरेस्ट फॉर व्हिच दे फाइट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आपने बात की कि ये जो माइट इज़ राइट का असूल है और ये जो ताकतवर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका, जो इनके अपने मफाद में हो उस पर वो अमल करते हैं, और बाकी चाहे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, चाहे जितना मर्जी जुल्म हो,
अगर इनके मफाद ना हो तो ये अपनी आंखें बंद रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे तो शिराज पठान लाड़काना से हमारे साथ होंगे। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, वहाँ पर तकारीर हुई, जलसा हुआ, लोग आए। ज़रा शिराज पठान से अहवाल लेंगे कि वहाँ पर और क्या कुछ हुआ, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत और लाड़काना में एक बड़ा जलसा जिससे बिलावल भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी और दूसरे कई पीपल्स पार्टी के कायदीन ने खिताब किया। इब्तदा में ये कहा गया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब नहीं आएंगे, लेकिन फिर वो आज वहाँ पर पहुँच गए। शिराज पठान हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि इस दफ़ा का जो जलसा था वो कैसा था, मैसेज किया और पीपल्स पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली का कुछ अंदाज़ा हुआ वहाँ पर। शिराज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समी साहब। शिराज, ये बताइए कि सबसे पहले कि आज का जो जलसा था इसमें माजी के जलसों की निस्बत कुछ क्या मुख्तलिफ देखा आपने? पार्टिसिपेशन कैसी थी, लोगों का जज्बा कैसा था? जी समी साहब, माजी की बनिस्बत जो है वो अवाम का रश उस तरह से नहीं था जिस तरह जो माजी में हुआ। जब मरियम नवाज़ भी यहाँ आई थी तब बहुत ज़्यादा अवाम की रश यहाँ पर थी, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल जो है फ्लॉप शो था, पावर शो था, अच्छा शो था। एक अच्छा आदाद व शुमार जो है पीपल्स पार्टी यहाँ जमा करने में कामयाब हुई है। गो के उनके जो पार्टी कारकुनान हैं मुल्क के मुख्तलिफ जो है वो शहरों से यहाँ पर पहुँचे थे। शदीद ठंड भी है, यहाँ पर 8 सेंटीग्रेड चल रहा है, लेकिन फिर भी जो उनके अपने लॉयल पार्टी कारकुनान हैं वो यहाँ पर आए। हमने ऐसे माजूर जो है वो कारकुनान भी देखे, ख़वातीन थर की भी देखी और दीगर जो है वो पंजाब के इलाकों से भी हमने यहाँ पर कारकुनान देखे। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का उन्होंने खिताब भी सुना। पहले जो है वो एक इस्तराब था कारकुनान में कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो नहीं आ रहे, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने इस चीज़ की कन्फर्मेशन की थी कि वो अलालत के बायस जो है वो इतने बड़े मजमे में नहीं आएंगे। फिर जब कारकुनान में इस्तराब पाया गया तो फिर अचानक से ये फ़ैसला कर लिया गया कि जो आसिफ अली ज़रदारी हैं वो गड़ी खुदाबख्श भुट्टो पहुँचे और वो फिर इस्लामाबाद से मोंजो दड़ो और फिर यहाँ पर पिंडाल में पहुँचे और इन्होंने इंतहाई मुख्तसर जो है वो तकरीर की। कोई ऐसा बड़ा ऐलान जो है वो, कोई ऐसी बड़ी तहरीक जिसके जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी दावा करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो इस तरह का कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। हाँ, जो उन्होंने अपने पार्टी सदूर जो मुख्तलिफ सूबों में हैं उनसे मुखातिब होकर कहा, चूँकि एक तासुर जो है वो बड़ा खासा कवि जो है वो हो चुका है कि पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ सिंध की जमात है और वो भी सिंध में कराची का जो स्टेक है वो भी उनके पास अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि हर तरफ से उनकी जो है वो शिकायत और उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक गवर्नेंस बैड के लिए जो है वो एहतजाजात शुरू हो चुके हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक अपना जो है वो पार्टी मैसेज दिया अपने सदूर को कि मैं, आसिफ अली ज़रदारी, आसफ़ा और फरियाल तालपुर जो हैं वो मुल्क के कोने कोने में जाएंगे। और फिर उन्होंने जो है वो लाहौर की बात की कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वहाँ पर हम करेंगे जहाँ से पार्टी जो है वो शुरू हुई थी। और फिर चूँकि पंजाब में है पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है तो सही, लेकिन उस तरह से इंटैक्ट नहीं रहा। और फिर आज जो है एतजाज़ एहसन भी हमें स्टेज पर नज़र नहीं आया, लतीफ़ खोसा भी नज़र नहीं आया और दीगर जो है वो पार्टी के जो उनके मरकज़ी रहनुमा थे वो भी मौजूद नहीं थे। अब जो है नौ डेरो हाउस में आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं। एक गैर रस्मी जो है वो CEC का जो अराकीन है उनके लिए डिनर भी है और वहाँ पर वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ठोस जो कोई ऐसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक आने की बातें हो रही थी, ऐसा कुछ हमें देखने में नहीं आया। सिर्फ जो उनकी रिवायती तकारीर होती हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जब वो जाते हैं और वो करते हैं कि जी बैड गवर्नेंस है, वफाक की नालायकी है और प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं, आवाम जो है उसकी महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जब हम PDM की तहरीक में भी हमने देखा कि इन्होंने मुश्तरका तौर पर बड़े बड़े एहतजाज किए, तब अगर कुछ जो है वो ऐसा खास। शिराज, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, आपको काट रहा हूँ। जो तकारीर थी जिसमें ज़रदारी साहब की और बिलावल भुट्टो की, उसमें ना तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और दूसरी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं जैसे नवाज शरीफ साहब की जमात है उनके हवाले से भी कोई बात नहीं की। लेकिन
जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से उनका रवैया खासा सख्त था आज की जो तकारीर थी। शिराज जी बिल्कुल, रवैया सख्त होने का एक जो है वो बड़ी वजह यह भी है कि जब वो गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के स्टेज से अपने जो है कारकुनान से मुखातिब होते हैं तो इसी किस्म का लबो लहजा जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने कारकुनान को जो है वो न सिर्फ सिंध में, पंजाब में और दीगर सूबों में जो है इंटैक्ट रख सकें। इसके अलावा जो है अगर हम अमली इकदाम उनके देखते हैं तो उस तरह से वो हमें उनकी कारकर्दगी जो है नज़र नहीं आती। जिस तरह सिंध हुकूमत की अगर यहाँ पर कारकर्दगी की बात की जाए तो वो भी बड़ा सवालिया निशान हमें जो है वो देखने में आता है। और इस्टेब्लिशमेंट को जब आसिफ अली जरदारी ने कुछ दिन कबल जो है नवाब शाह में कहा कि फार्मूले का मुझे कहा गया है और फिर उन्होंने कहा मैं लाहौर जाके खेमे लगाऊंगा और अब सियासत जो है मैं करूंगा, तो उसके बाद फिर आज अगर इतने बड़े मजमे में उन्होंने कोई बात नहीं की तो फिर ये यू टर्न नहीं कहा जा सकता है कि कोई ऐसी ठोस पॉलिसी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कोई बड़ी तहरीक या कोई इस तरह का कोई बड़ा ऐलान जो है उनकी तकारीर में सामने नहीं आया। जी शिराज, आपकी ये बात दुरुस्त है। आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस की भी बहुत ज़्यादा शिकायत है। फिर एक बड़ा सवाल पाकिस्तान में लोग करते हैं जिसका जवाब पीपल्स पार्टी यही देती है। सवाल ये करते हैं कि अगर सवाल कहा यह जाता है कि परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिर पीपल्स पार्टी इसका जवाब देते हुए ये सवाल करती है कि अगर लोग हमसे नाखुश हैं तो ये हर ज़िमनी इंतखाब में हम कैसे जीत जाते हैं और ये कैसे हमने फिर सिंध असम्बली में अपनी जो मेजॉरिटी है उसको मेंटेन किया हुआ है। तो आपके पास इसका कोई जवाब है कि फिर किस तरीके से ये पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत बनाई उसने दूसरी दफ़ा भी, और अभी भी जहाँ पर जो भी ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है? समी साहब, बिल्कुल इसका जो है वाज़े जवाब मेरे पास ये है कि जिस तरह माजी में शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े ऐलान किए कि मैं जो है वो लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, और फिर जब उनकी हुकूमत आई तो फिर ऐसा पैचअप हुआ कि फिर वो पीडीएम में हमें जो है वो साथ साथ जो है वो घूमते हुए भी दिखाई दिए। तो ये वैसी ही सियासत हो रही है। जो पीटीआई है उसकी भी सिंध में अब तक जो है वो जड़ें मजबूत नहीं हो सकी हैं। जब नून लीग हुकूमत में थी और जब वो सिंध की तरफ सियासत करती थी तब भी उनकी जड़ें जो हैं सिंध में इतनी इंटीरियर में भी मजबूत नहीं हो सकी, और पीटीआई की भी जो है इसी तरह से कोई इतनी लीडरशिप यहाँ पर सिंध में नहीं है। गैप है, काम करने की ज़रूरत है, लोग चाहते हैं कोई नेमल बदल होना चाहिए लेकिन उस तरह से काम नहीं किया जा रहा। अब जो 30 दिसंबर है उस पर वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने ऐलान किया है कि वो लाड़काना आएंगे। फिर वो लाड़काना वज़ीर आज़म इमरान खान भी जो है लाड़काना में कुछ टाइम पहले जो है वो यहाँ पर एक उनका छोटा सा मुख्तसर दौरा था, आए थे। उन्होंने लाड़काना डिवीज़न और सक्खर डिवीज़न और दीगर इलाकों के लिए कुछ जो है वो ऐलानात भी किए थे, लेकिन फिर उसको फॉलो अप नहीं किया जाता, उसको परसू नहीं किया जाता। जब वो चीज़ें जो है बैकअप में सारी जो है सिर्फ बातों की हद तक होती है तो फिर ज़रूर पीपल्स पार्टी ही ऐसी एक जमात है, क्योंकि सारी जो मशीनरी है हुकूमत की, जो इदारों की मशीनरी है, एक छोटे क्लर्क से लेकर एक बड़े अफसर तक जब उनका लगाया हुआ बंदा बैठा हुआ है तो वो ज़रूर फिर अवाम मजबूर हो के सिर्फ उन्हीं के पास काम लेके जाते हैं कि यही एक हमारा वाहिद सहारा है जो हमें जो है वो मुश्किलात से निजात दिला सकता है। और फिर वही मिन्नत समाजत वाला और जो बैठकों और डेरों पे लोग जो है वो उनके मौजूद नजर आते हैं। और फिर जो पावर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। मैं आखिरी सवाल आपसे, तो अगर ये सूरत हाल है, ना पीटीआई जड़ जमा सकी, नून लीग भी कामयाब नहीं हुई, तो पीपल्स पार्टी मौजूद है वहाँ पर, लोगों के पास एक ही चॉइस है, तो जो आने वाला बल्दियाती इंतखाब है आप उसमें कोई पीपल्स पार्टी को खतरा देखते हैं? जी, मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी का कहीं कहीं जो है वो जिस तरह माजी में लाड़काना अवामी इत्तेहाद बना और फिर जेयू आए, नून लीग, पीटीआई और जीडीए ने मिल के लाड़काना में 10 जमाती इत्तेहाद बनाया और 6 सीटें जो हैं लाड़काना यूनियन कमेटी की वो ले उड़े थे। इस तरह का अब भी कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है। फिर उस हिसाब से जो है वो उन्होंने लाड़काना अवामी इत्तेहाद वालों ने कहा है कि ये हम सिंध के दीगर अजला में भी फैलाएंगे। तो कहीं कहीं जो है वो चैलेंजेस का सामना पीपल्स पार्टी को आ रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियती जमात होगी। बहुत शुक्रिया शिराज पठान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। पीपल्स पार्टी की बावजूद इसके कि कोई परफॉर्मेंस मुतासर कुन नहीं है,
लेकिन क्योंकि दूसरी जमातें जिनमें PTI शामिल है, नून लीग शामिल है, मजहबी जमातें शामिल हैं, वो कोई जड़ नहीं अपनी जमा सकी और अभी तक सिंध के जो इंटीरियर है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के मुतबादल कोई जमात नहीं आ सकी। तो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में और जो आने वाली पॉलिटिक्स है उसमें पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई हकीकी ख़तरा लाहक नहीं है। और आज जलसे में बिलावल ने ये ऐलान किया कि अब वो अगर पंजाब में दूसरी जगहों पे नहीं भी कहीं पहुंच सके तो आसफा पहुंचेंगी वहाँ पर और आसफ अली ज़रदारी साहब पहुंचेंगे। अब वो जो दूसरे हिस्से हैं मुल्क के वहाँ पर अपनी पोजीशन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उसमें उन्हें कितनी कामयाबी होती है। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो मीर इकराम लंदन से हमारे साथ होंगे और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, नवाज़ शरीफ की आमद और राना शमीम का बयान हल्फी और जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब का जो लेटर सामने आया है, उसके बाद क्या सूरत हाल है, ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लंदन से खबरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है और नून लीग के लोग ये बताते हुए कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस एक डील हो गई है और नवाज़ शरीफ साहब की आमद है, पहले जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ मिलेगा और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, सियासत में आ जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उनके घर जाने की कोशिश करते हैं, नुमाइंदे, वो नुमाइंदे जो शायद उनकी गुड बुक्स में नहीं हैं, तो उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता। तो बोल के नुमाइंदे मीर इकराम भी वहाँ पर पहुँचे क्योंकि एक खबर चली कि जनाब जो राना शमीम साहब का एफिडेविट तैयार हुआ है वो नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे के दफ्तर में तैयार हुआ और वहाँ पर नोटरी भी थे आए, वहीं पर राना शमीम साहब भी वहीं पर थे। और फिर राना शमीम साहब ने एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, वकील साहब वो जो अटर्नी हैं जिन्होंने नोटरी जो हैं, उन्होंने कहा कि राना शमीम और नवाज़ शरीफ आपस में मुझे तो बड़े दोस्त लगते थे। तो एक बड़ा उसके हवाले से जब ये बात हुई तो बहुत सारे नुमाइंदे पहुँचे, मीर इकराम भी पहुँचे एवंस फील्ड और उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ जो शरीफ साहब के वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। अगर आप बैकग्राउंड में वो फुटेज दिखा सके, अभी मीर इकराम से भी पूछते हैं, बड़े लंबे लंबे बड़े ऊंचे लोग थे और मीर इकराम हमारे छोटे से उनके सामने बेचारे, तो बहुत ही उनको धक्के वक्के भी दिए और बड़ा। मीर इकराम, आप बताइए हुआ क्या आपके साथ वहाँ पे, इतना क्या किया आपने कि आपको उन्होंने कहा कि निकल जाएं यहाँ से? सर पहले तो जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया कि लंबे चौड़े चौड़े, लेकिन मीर इकराम इतना छोटा भी नहीं है। वो यानी हम सहाफी लोग तो वो जिसको कहते हैं ना कि आप बहुत बड़े आदमी हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनके मुकाबले में आपकी जिसामत की बात कर रहा हूँ, आपका हौसला उनसे बहुत बड़ा है एंड वी सैल्यूट दैट। थैंक यू सर। पेशा ये मेरी पहचान, सहाफत मेरा पेशा है। मैं अपने पेशे के लिहाज से वहां खड़ा था, वहां गया था और मुस्लिम लीग नून का मौकफ लेने गया था, ना वहां मैं प्रोटेस्ट करने गया था और ना ही कोई ऐसी खबर कि जो उस वक्त की मुनासबत से ना हो। और मेरे इदारे की तरफ से वो सवाल किया गया था, जो मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने गया था कि एटलीस्ट मैं वहां जाऊं तो मुझे मुस्लिम लीग नून का बंदा मिल जाए, मैं उससे सवाल करूं कि राना शमीम साहब का एफिडेविट जो अभी खबर गर्दिश कर रही है, क्या आपका क्या मौकफ है इस पर कि वो आपके दफ्तर में साइन हुआ है नहीं हुआ। तो कोई भी मुझे दो लफ्ज मुस्लिम लीग नून के मिल जाते। वहां पहुंचा, उनके दफ्तर कोई नहीं था। मैंने अपने इदारे को इस चीज से बताया कि इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है। फिर मैं एवन फील्ड गया इसी गर्ज से कि शायद वहां पर कोई मिल जाए, राब्ता करने की कोशिश की, कोई नजर नहीं आया। तो एटलीस्ट मैं अपने इदारे को बताऊं, बोल न्यूज को, कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। और पब्लिक थी वहां पे, लोग खड़े थे और वो आकर अपना कुछ कहते थे जी हमें बताया गया कि शायद चले गए हैं, कोई कुछ बातें कर रहा था। तो मैंने अपना एक रिपोर्ट बनाने की अभी कोशिश शुरू की है। सर अब मुझे, आप लंदन आए, लंदन में लोमड़ियां बहुत फिरती हैं, पीछे शोर शराबा हुआ कुछ जैसे कोई हो रहा है। मैंने कहा होगा कोई लोमड़ी शोमड़ी फिर रही होगी, लेकिन लिटरली वहां 2 बंदे हमलावर हुए, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन मैं अल्लाह के फजल से वो उसी, हमारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, हमने अच्छे उस्तादों से पढ़ा है, सहाफत हमने बहुत अच्छे उस्तादों, वासिफ नागी साहब मेरे उस्ताद, उनसे पढ़ा।
हमें ये पता है कि हम अपने पेशे के लिहाज से जब काम कर रहे हैं तो हम अपना काम करेंगे। मैंने अपनी रिपोर्ट जारी रखी, वो आए, उन्होंने हमला किया, डराया, धमकाया, मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, कहा निकल जाओ यहाँ से। मेरी समझ में नहीं आया, एक लम्हे के लिए मैं थोड़ा घबराया कि ये वो क्या रहा है, ये किधर से क्या चक्कर है। लेकिन फिर मैं उनको सीधा हो गया उनके साथ, मैं कहा नो, यू डू योर वर्क, आप मुझे मेरा काम करने दो, अपना काम करो। वो समझ रहे थे दबाव में आ जाएगा। सर दबाव वाली स्टोरी नहीं है। मैंने तकरीबन मेरे 25 साल इसी प्रोफेशन में हो गए, दबाव में नहीं आने लगे। तो इन्होंने पूरी कोशिश की खौफ फैलाए, एक जो अच्छा ये बिल्कुल हमने उसको रिपोर्ट भी किया, पूरा दिखाया भी सारा, और पूरे पाकिस्तान को पता है, इसकी मजम्मत भी हुई हर तरफ से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी ज़रूरत नहीं थी इस बात की, क्योंकि आप ना उनके घर घुसने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके घर के सामने खड़े होकर एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक उनसे जो कुछ भी उन्होंने किया वो कोई मुनासिब रद्द-ए-अमल नहीं था। ये बयान फरमाइए कि आपने एक फ़िक्रा कहा कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि मियाँ साहब पाकिस्तान चले गए हैं, ये खबरें भी हैं वहाँ पर, और थोड़ा ये बात भी आ रही है कि जो वापसी की खबरें हैं उसको नून लीग ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि बस डील हो गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमात में आ जाएं और ये तासुर हो कि आने वाली हुकूमत नून लीग की है। लेकिन दर हकीकत इसलिए आना पड़ रहा है मियाँ साहब को कि अब उनकी अपीलें ख़त्म हो रही हैं, अभी जहाँ पर अपील है उसके बाद सिर्फ एक चांस होगा। और ये भी खबरें हैं कि अब्बास शरीफ साहब की फैमिली के कुछ लोगों को लंदन से मजबूरन वापस आना पड़ा, तो अब नवाज शरीफ साहब के पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें निकलना पड़ेगा लंदन से। कुछ ऐसी कहानी भी चल रही है। बिल्कुल इसी तरह की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। और इस हादसे के बाद जो कल हुआ, जिस तरह इन्होंने डराया धमकाया मुझे जो कुछ शायद मुझे सारी जिंदगी मालूमात ना मिलती, वो एक रात में मिल गई। वो लोग जिन लोगों को इन्होंने मजाक बनाया हुआ था इंग्लैंड में, और उन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादतियां की हैं, ना सिर्फ उन लोगों की दुआएं भी मिली, बल्कि उन्होंने इनकी सारी कारस्तानियां, जो कुछ इनके साथ अब होने वाला है और जो कुछ इनकी खबरें आने वाली हैं, वो सब बताई। अच्छा। वो कुछ यानी आने वाले चंद दिनों में इनको पता है कि अब लाइन लगनी है। जो कि खबरें गर्दिश नहीं कर रही, यहाँ अदालतों में केसेस हैं, सिर्फ इन्होंने नहीं लोगों के ऊपर किए, लोगों ने इन पर भी किए हुए हैं कि बेशुमार ऐसे केसेस हैं। और ये पूरी सीरीज चलेगी, मुझे क्यों निकाला। अब ये ब्रिटेन से चलेगी, पहले पाकिस्तान से थी, अब यहाँ से। आप कह रहे हैं कि इनको नवाज शरीफ साहब को वहां से हुक्काम निकाल देंगे। पाकिस्तान में लोग इस बात को तस्लीम इसलिए नहीं करते कि अल्ताफ हुसैन वांटेड हैं पाकिस्तान में, उनको नहीं निकाला, और बहुत सारे जो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनको नहीं निकाला बरतानिया ने। मैं वो टेररिस्ट जो सेपरेटिस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब तो उन्हीं की पॉलिसी पर बात करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर वो मगरिब के हम नवा हैं, तो उनको क्यों निकालेगा बरतानिया? सर इनके ऊपर जिस किस्म के केसेस हैं और जिस अंदाज में ये कन्विक्टेड हैं, यानी ये तो जेल से इधर इलाज करवाने आए थे, यानी ये कैदी हैं, और फिर उसके बाद ये यहाँ आकर जिस अंदाज में इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स, जिसको हर दफा कोई ना कोई ऐसा कागज चला जाता कि जिसका कोई फिर बाद में कोई सबूत ही नहीं मिलता कि वो आया किधर से। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस यहाँ पर हैं, लोगों ने पिटीशंस की हैं, लोगों ने ओवरऑल ब्रिटेन में इनके अवाम, आप देखते रहे मुजाहरे हुए इनके घर के सामने, हर रोज कोई ना कोई, हर दूसरे दिन कोई मुजाहरा, और आम बंदे, मैं समझता हूँ कई लोग। लेकिन उसका देखें, उसका जो बरतानवी हुकाम है उन पर क्या दबाव होगा, वो तो अपने मफादात और अपने कानून के तहत फैसला करते हैं। इसमें मैं शेख रशीद साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उनकी मैंने कई दफ़ा गुफ्तगू सुनी है, वो ये फरमाते हैं, कहते हैं कि बरतानिया क्यों देगा नवाज शरीफ को, हमारे हवाले क्यों करेगा? सर नहीं, यहाँ की जो अवाम है ना, जो पाकिस्तानी अवाम है, अगर सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से कुछ जो खबरें हैं, देखिए मैं जाती तौर पर अवाम में रहता हूँ, पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो पब्लिक का ओपिनियन इस वक्त है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का। लेकिन मीर इकराम वो मैटर नहीं करता ना, पब्लिक का ओपिनियन। अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पीटीआई के 100 बंदे बैठे होंगे तो वहाँ पब्लिक ओपिनियन और होगा, नून लीग के गढ़ में चले जाएंगे तो वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन और होगा। हम तो नवाज शरीफ साहब का वहाँ से निकलना जो है, अगर ज़बरदस्ती निकलना है तो वो तो फिर बरतानिया की हुकूमत निकालेगी ना, या फिर मियाँ साहब खुद फैसला कर लेंगे। और इसका वाक़तन अगर कोई डील हुई है या नहीं हुई, या वैसे ही वो समझते हैं कि अब नाउ इट इज़ टाइम कि मैं पॉलिटिक्स वापस जाके करूं। सॉरी, अफवाहें तो ये उड़ाई गई हैं कि कोई डील हो गई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोई डील हो गई है, और ये वो एक इंप्रेशन डेवलप किया जा रहा है। लेकिन सर
बहरहाल जिसको वो हाकमियत का वो चढ़ जाए ना नशा, जिसको बादशाहत का नशा चढ़ जाए, उसका दिल करता है उधर ही जाए जहां उसका हुक्म चलता है, क्योंकि यहाँ हुक्म नहीं चलता यहाँ। वरना जिस तरह गार्ड्स मुझ पर हमलावर हुए हैं, मैं उनके घर के बाहर खड़ा था, जो 2 हुए, यहाँ पे उनका हुक्म नहीं चलता। यहाँ मैंने पुलिस के अंदर रिपोर्ट भी की है, तो यहाँ पर वो मामलात नहीं होते हैं। तो ये अब अच्छा, एक तस्वीर है हमारे पास, अगर वो प्रोड्यूसर साहब ने या प्रोड्यूसर साहबा ने अगर उसको रखा है, एक तकरीब है उनकी, ज़ाहिर है 25 दिसंबर उनकी सालगिरह भी होती है। मुझे नहीं पता ये नई तस्वीर है या पुरानी तस्वीर है। इसमें एक देगड़ा आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिरयानी का भरा हुआ, एक केक सा पड़ा हुआ है। और ये डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी नहीं है, ये कोई लंदन ही लगता है मुझे, क्योंकि मियाँ साहब बैठे हैं बग़ैर अपनी उसके जैकेट के, और बड़ी एक सिंपल सी वो है, और कुछ ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, प्लेटें भी खाली हैं, केक भी अभी कटा नहीं है। लेकिन ये देगड़ा बिरयानी जो है, ये इस चीज़ की अलामत है कि सेहत ठीक है, वगरना इस तरह के मुर्गन खाने, लेकिन ज़रा मियाँ साहब से दूर है, ये भी हम नहीं कह सकते कि वो खाएंगे इसको। मेरी ग्राम फिट हैं मियाँ साहब, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारियां छोटी मोटी जो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन हर आवाम को, सिवाय इसके कि जो आवाम अब गुर्बत और तकलीफ में है, मियाँ साहब को कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो पाकिस्तान ना जा सके। लेकिन उनके ऊपर उधर भी केसेस हैं, और इधर जो यहाँ पर उनके कैंसिल हुई है, वो उनका इमिग्रेशन का केस बहुत वीक है, जो असल पॉइंट बन रहा है, और वो जनवरी के फर्स्ट वीक में किसी वक्त भी इनका वो परवाना आ जाएगा। ठीक हो गया। मेरी कराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील से सब बताया। अलीना, मैं आपसे चाहूँगा, ये आपने तस्वीर देखी, इतनी बड़ी एक देगड़ा एक पड़ा हुआ है उसमें बिरयानी का, लेकिन वो किसी डोंगे में नहीं है, पूरा देगड़ा ही पका। जरा दोबारा दिखा दें तस्वीर, सादगी देखें ना जरा, वो पूरा ये दोबारा। कोई आलीशान किस्म की क्रॉकरी नजर नहीं आ रही, बड़ी एक सादा सी आप देखें देग रखी हुई, लेकिन देग दूर है, जो आप वाली बात थी। और मुझे लगता है ये मेरा ख्याल है, लेकिन वो केक जो है वो तो अगर शुगर के मरीज हैं तो शुगर फ्री केक मिलते हैं ना, मैं तो बहुत ही आगे ऊपर क्रीम श्रीम लगी हुई है सारी। तो आप समझती हैं मियाँ साहब, ये और ये गाजर का हलवा भी जब मियाँ साहब जा रहे थे इस मुल्क से बाहर, तो सामने जो है वो अंगूर पकड़ पड़े हुए थे, तो मेरे ख्याल में इस तरह के वो चीट डे कर लेते हैं, मेरे ख्याल में उनका चीट डे था। खैर, जहाँ तक ये बात करते हैं ना मीर इकराम साहब के, वो आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ये होगा वो होगा। देखिए, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा जो उठता है ना, वो ये उठता है कि मरियम नवाज साहबा यहाँ पर है। अभी जो रिसेंटली उनका केस हुआ है, उसकी समाअत हुई है, तो नैब ने जो है वो टाइम मांग लिया, नैब के लोग नहीं हाजिर होते। इससे पहले कहते थे कि 5 डेज अ वीक जो है वो इसकी समाअत करें। तो बेसिकली मियाँ साहब जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये 5 से 6 महीने पुरानी खबर है, हम इससे पहले भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि मियाँ साहब जो है वो फरवरी में जो है, जो कहा जा रहा है, जो नून लीग के बहुत अंदरूनी जो लोग हैं, जैसे उनमें से एक भट्ट साहब भी हैं, जो ये कहते हैं कि मियाँ साहब जो है फरवरी में हर सूरत में यहाँ पर होंगे, और वो किसी ना किसी डील की वजह से यहाँ पर हैं। अदरवाइज मियाँ साहब जब चाहें आ सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना। आपने भट्ट साहब का जिक्र किया, नासिर भट्ट, वाकई वो मियाँ साहब के साथ हैं, और जो मियाँ साहब के वफादार और लॉयल जो उनके साथी हैं, मैं हर तस्वीर में देखता हूँ, एक तो नासिर भट्ट साहब नज़र आते हैं, और दूसरा हमें आबिद शेर अली, वो भी मुसलसल मियाँ साहब के साथ हैं। तो बहरहाल ये आज का तज्जिया था नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।